Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 21st of October 2023। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस का डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज फ्रॉस्टी टाइज, ऑर्डिनरी पीपल विल सफर एज इंडिया एंड कनाडा कट डाउन वीजा सर्विसेज। तो जो वीजा सर्विसेज और जो सस्पेंड की गई हैं दोनों कंट्री ने कट डाउन कर दी हैं, उसकी वजह से जो सफ़र होने वाले हैं वो जनरली ऑर्डिनरी पीपल सफ़र होने वाले हैं। ऐसा ही उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि जो अभी जो लेटेस्ट मूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, जिसमें जो है जो नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको घटा के जो है 21 पे ले आए हैं। पहले 62 थे, अब 21 पे कर दिया, तो वो है। तो हालाँकि ये होप की जा रही थी कि जो डिप्लोमेसी है वो धीरे-धीरे रिपेयर हो जाएँगी, जो टाइज़ हैं इंडिया और कनाडा की वो धीरे-धीरे लाइन पे आ जाएँगी वापस। लेकिन क्योंकि कनाडा अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि विदाउट प्रॉफरिंग एनी फर्दर प्रूफ दैट इंडिया मस्ट कोऑपरेट इन इट्स इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट अननेम्ड इंडियन ऑफिशियल्स है। अननेम्ड इंडियन ऑफिशियल्स जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये, उसमें वो कोऑपरेट करें। तो नाम तो बताया भी नहीं है, कैसे कोऑपरेट करें, ठीक है ना? ना ही कोई एविडेंस जो है प्रूफ वो दिया है, ठीक है ना? और इंडिया ने अपना स्टैंड रखा हुआ है कि वो जो मेजर्स उसने रिप्राइजल में उनको वो करे जा रहा है। तो लास्ट मंथ भी अगर हम देखें ना, जो टिट फॉर टैट एक्सपल्सन था उसमें जो रिस्पेक्टिव डिप्लोमेट्स थे उनको एक तरह से कम किया है और उनको वहाँ से हटाया। तो इसी के जवाब में इंडिया ने भी जो है जो डिप्लोमेट्स थे कनाडा के उनको कम कर दिया है, ठीक है ना? तो द गवर्नमेंट सस्पेंडेड वीज़ास फॉर ऑल कैनेडियंस एंड डिमांडेड द डाउनसाइजिंग ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्टैंड। दोनों चीज़ को बोला कि जितने भी वीज़ा हैं कैनेडियंस के उनको सस्पेंड किया गया है और जो कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्टैंड थी उसको भी डाउनसाइज किया गया था। तो जिसकी वजह से ये हो गया कि जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री थी इसने अपने 41 डिप्लोमेट जो फ्लो आउट कर लिए हैं, ठीक है ना? उनकी फैमिलीज़ को भी फ्लो आउट कर दिया है इंडिया से। और उन्होंने बोला है कि इंडिया ने जो वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है, जो वियना कन्वेंशन है, उसका एक तरह से वायलेशन कर रहा है, ठीक है ना? आगे देखते हैं द मी एमईए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिटोर्टेड टू द कन्वेंशंस आर्टिकल 11.1। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, वो ये है कि जो आर्टिकल है वीएना कन्वेंशन 11.1, इट डज ऑथराइज इंडिया टू रिक्वायर दैट द साइज ऑफ एमिशन बी केप्ट विद इन लिमिट्स। उसमें ये लिखा है कि आप चाहें तो विद इन लिमिट्स आप रख सकते हैं डिप्लोमेट्स को। कनाडा हैज ऑल्सो कन्वेड दैट विद स्टाफिंग शॉर्टेज नाउ कंसुलेट इन पर्सन वीजा सर्विसेज वुड नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड। तो कनाडा भी ये कह रहा है वीजा सर्विस जो नहीं हो, तो इससे जो अल्टीमेटली इफेक्ट होने वाले वो जनरल पब्लिक होने वाली, ऑर्डिनरी पीपल जो इसे सफर होंगे। विद डिप्लोमेटिक ऑप्शंस एग्जॉस्टेड, क्योंकि डिप्लोमेटिक ऑप्शन तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ये होप की जा रही है पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन विल ब्रिंग फ्रेश काउंसिल ऑन हाउ टू ब्रेक द लॉक जैम। टिल देन स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और जो बिजनेस पर्सन है वो सफर करेंगे, ठीक है ना? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे जो एचडीआई की बात की है, इंडिजिनस पीपल जो है ऑस्ट्रेलिया की, तो दिस मस्ट कीप पेस विद दोज ऑफ अदर ऑस्ट्रेलियंस। तो जो ये कॉन्टेक्स्ट तो आपको बता ही दें कि जो रिजेक्शन हुआ था रेफरेंडम का कि एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर जो पीपल हैं वहाँ के, उनको जो है वॉइस दी जाए, रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में दिया जाए, वो रिजेक्ट हो गया है। जो वोटर्स ने उसको जो प्लान था वो ड्रॉप कर दिया है, रिसाउंडिंग 60% मार्जिन के साथ जो है उसको रिजेक्ट किया था। 60-40 का उसमें हो रहा था। और जो अपॉर्चुनिटी थी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता पहली बार 50 सालों में, वो एक तरह से वो अपॉर्चुनिटी ड्रॉप हो गई है, और जिससे एक ज़्यादा इंक्लूसिव इथोस को इस तरफ वो ये अमेंडमेंट होने वाला था, क्योंकि जो इंडिजिनस पीपल है उनका रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली उसमें बढ़ जाने की बात हुई थी, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो जाता। तो जो क्रिटिक्स हैं हालाँकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इससे होता है, वहीं क्रिटिक्स जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जो वॉइस है ये स्प्लिट कर सकता था ऑस्ट्रेलियंस को अलोंग रेशियल लाइन। तो क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि भाई उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर ये पास हो जाता तो जो रेशियल लाइन्स के अलोंग जो ऑस्ट्रेलिया में मतलब स्प्लिट होने के चांस रहते, व्हाइल फेलिंग टू रिड्यूस द डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय दैट इंडिजिनस पीपल्स एंड ओपनिंग द डोर टू कंपनसेशन एंड रिपेरेशन क्लेम्स। और साथ-साथ जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके लिए एक दरवाजा खुल जाता है और वो कंपनसेशन माँगते, रिपेरेशन क्लेम्स बढ़ जाते हैं। इस तरह से रेशियल लाइन्स के डिवीजन बढ़ने का खतरा रहता, ठीक है ना? तो फाइनली ऑथर यही कह रहे हैं कि वेदर बाय द वॉइस, या तो आप वॉइस के थ्रू या फिर बाइंडिंग ट्रीटी या कोई और प्रो इंडिजिनस इंटेंशन जो है एंड एक्शन जो है बाय लॉ मेकर्स, अनलेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एचडीआई जिसको बोला है एंड लाइफ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स आर ब्रॉट टू पैरिटी विद दोज ऑफ अदर ऑस्ट्रेलियंस। तो उनको जब तक वो पैरिटी में नहीं आएंगे, इक्वल लेवल पे नहीं आएंगे, जो कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इट विल बी होबल्ड बाय एन अनसेटल्ड क्वेश्चन ऑफ जस्टिस फ्रॉम इट्स कॉलोनियल पास्ट। तो आप कैसे जस्टिफाई तब तक नहीं कर पाएंगे कॉलोनियल पास्ट से जो है वो निकल गए हैं या आगे आ गए हैं, उससे बढ़ गए हैं, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते हैं। आगे देखते हैं, लीड आर्टिकल आज का था नॉट जस्ट अ केस अबाउट इंप्रूविंग इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो हैं आर के विज जी, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है? तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि उन्होंने ये बताया बेसिकली कि
सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करने की बात नहीं है। यहाँ पे जो है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका यहाँ पे जिक्र दिया, राजेश एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने एम्फेसाइज किया था नीड टू डिवाइस अ कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सो दैट द गिल्टी डू नॉट वॉक फ्री ऑन टेक्निकलिटी, कि टेक्निकलिटी ग्राउंड पे जस्ट जो है वो जो गिल्टी है, जो एक्यूज हैं, वो वॉक फ्री ना कर जाएं, ठीक है ना। फिर कोर्ट ने ना केवल ये पॉइंट आउट किया था कि इलीगलिटीज हैं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन उन्होंने ये भी बोलता है दे ऑल्सो इकोड द कमेंट्स ऑफ द जस्टिस मलिमत कमिटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स रिपोर्ट नंबर 213। दोनों चीजों को भी इन्होंने साइट किया था अपने उसमें। एक तो जस्टिस मलिमत कमिटी ने जो रिफॉर्म्स क्रिमिनल जस्टिस के रिगार्डिंग जो रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग रिपोर्ट पेश की थी वो, और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 239 वाली, उसके दोनों को ही उन्होंने लिया था। तो इन दोनों को ही क्या था, उनको हम ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे दोनों में वो देखने की जरूरत है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। जो सेक्शन 27 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या कहता है, इट लेज डाउन कंडीशंस ऑफ द एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी फैक्ट डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। कि जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, वो अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, तो उस जो एविडेंस एक्ट में उसमें कंडीशन लगी है कि कोई भी फैक्ट जो डिस्कवर किया जाता है, अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है किसी भी पर्सन से जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का और पुलिस कस्टडी में है, तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसने ये कहा था कि कस्टडी का मतलब आप सिर्फ ये मत कीजिए, कस्टडी जो अंडर सेक्शन 27 इंडियन पिनल कोड है, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन फॉर्मल अरेस्ट बाय द पुलिस। ये जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मल अरेस्ट होगा पुलिस के द्वारा तभी आप उसको कस्टडी में होंगे। जब उसके जो मूवमेंट के राइट्स हैं वो सब एक तरह से जब वो रेस्ट्रिक्ट हो गए, तभी से वो मान के चलिए आपकी कहीं न कहीं कस्टडी में आ गया है वो, ठीक है ना। इसी तरह से कोर्ट ने जो सेक्शन एम्फेसिस दी थी वो सेक्शन 104 एंड सेक्शन 105 हैं जो सीआरपीसी के, उन पे भी बोला था, जो कि रिलेट किससे करते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस विटनेसेस ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेस इन द डिस्कवरी मेमो सच एज डिस्कवरी एंड सीजर ऑफ बॉडी ऑफ द डिसीज्ड एंड हिज क्लोथ्स एंड वेपन मर्डर। तो जो प्रोसीजर है सीजर का या उस विटनेस का, उसमें वो प्रेजेंस में होना चाहिए इंडिपेंडेंस विटनेस के। लेकिन वहीं कोर्ट ने ये बोला था कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर केस में ऐसे एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि जो रीजन था सेक्शन 100 का वो ये था कि डील्स विद द प्रोसेसेस इनिशिएटेड टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑन ए सर्च। लेकिन जहाँ पे वेरी बेसिस ऑफ फैक्ट जो है वो डिपोज बाय एन एक्यूज्ड इन कस्टडी है, वॉलंटरी है और परसुएंट टू डिस्कवरी टेकिंग प्लेस है, तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो एंटायरली डिफरेंट सिचुएशंस में जो है एक्ट करते हैं, उनको आप एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर बात की थी जो जस्टिस मलिमत का पीटी की रिपोर्ट है उसकी बात की है, तो सेपरेशन इन्वेस्टिगेशन की बात की है, उसने रिकमेंड किया था रिपोर्ट में, ये प्री के लिए आपको याद रखना है किससे रिलेटेड थी अभी बताया था हमने, जो इन्वेस्टिगेशन में रिफॉर्म्स है उसके रिगार्डिंग थी ये मलिमत कमेटी की रिपोर्ट और लॉ कमीशन रिपोर्ट, दोनों की बात की है। तो उसमें क्या बोलता है, द सब्जेक्ट जो इन्वेस्टिगेशन था मलिमत कमेटी का, वो रिकमेंड ये किया था, रिकमेंडेड दैट द इन्वेस्टिगेशन विंग शुड बी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर विंग। जो लॉ एंड ऑर्डर का विंग है वो अलग होना चाहिए और जो इन्वेस्टिगेशन का विंग है वो सेपरेट होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो वीरेंद्र कुमार और यूनियन ऑफ इंडिया में केस था उसमें सजेशंस भी दिए गए थे कि एक्सपीडिशन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आप, ट्रायल क्रिमिनल केसेस का जो है अगेंस्ट इन्फ्लुएंस पब्लिक पर्सनैलिटी कैसे कर सकते हैं। तो विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन जो कमीशन है उसने ऑब्जर्व किया था कि जो पुलिस स्टेशन है दीज आर अंडरस्टाफ्ड और सफिशिएंट प्रायोरिटी इज नॉट गिवन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड द देयर इज नो पीरियोडिक एक्सरसाइज टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तीनों ही रिकमेंड उनकी ऑब्जर्वेशंस थी जो मलिमत कमेटी की, तो उनकी तीनों ही ऑब्जर्वेशन थी कि जो पुलिस स्टेशन वो ज्यादातर अंडरस्टाफ्ड है, वहाँ पे ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती और साथ साथ जो पीरियोडिक एक्सरसाइज होनी चाहिए अपग्रेड करने के लिए स्किल्स इन्वेस्टिगेशन की, वो नहीं की जाती थी, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो है स्टेट के रिस्पॉन्स की बात की उन्होंने कि जो स्टेट का अगर आप रिस्पॉन्स देखें तो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो however aware that unless additional manpower is sanctioned except in major cities such as Delhi and Mumbai it is practically difficult to separate the two wings because of lack of manpower। जब तक आप मैन पावर नहीं देंगे सफिशिएंटली, ह्यूमन रिसोर्स नहीं देंगे, तो आप कैसे उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो सेपरेट स्टाफ होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो अभी तक जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। However, the investigating officers are not only inadequate in number but are also unable to upgrade their skills। सिर्फ यही नहीं है कि वो नंबर उनका inadequate है, जो उनके स्किल्स हैं वो भी इतने अपग्रेड नहीं है। तो ऑफिसर्स की तो शॉर्टेज है ही है, साथ साथ जो स्किल्स हैं वो भी अपग्रेड नहीं हुई है। तो ओनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स बाय हैविंग सम प्रोविजंस इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस विल नॉट हेल्प मच। इससे कोई ज्यादा हेल्प मिलने वाली नहीं कि आपने सिर्फ एक दो रूल्स या प्रोविजंस को चेंज कर दिया तो आप चाहे उससे कि एकदम पूरे होलिस्टिक लेवल पे चेंज हो जाए, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। और उसने यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टेप फॉरवर्ड एंड आस्क एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी
टू रिपोर्ट कंप्लायंस ऑफ इट्स डायरेक्टिव्स ऑन इन्वेस्टिगेशन एंड अदर इश्यूज इन लेटर एंड स्पिरिट। उनको लेटर स्पिरिट में फॉलो करने की जरूरत है, कंप्लायंस देने की जरूरत है कि क्या क्या जो भी डायरेक्टिव्स इशू किए हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और अदर इश्यूज हैं वो कैसे कंप्लाई किया है नहीं किया है, ठीक है ना। देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन इट्स रूलिंग्स अनलेस अर्लियर जजमेंट्स आर क्लियरली ओवररूल्ड फॉर कॉजेंट रीजंस। जब तक ये जो जजमेंट्स है जिनकी बात हुई है वो पूरी तरह से ओवररूल नहीं हो जाते हैं तब तक जरूरत है कि कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है ना। द पॉलिटिक्स ऑफ ए कास्ट सेंसस इज इम्पैक्ट ऑन सेकुलरिज्म। तो इतना ज्यादा तो है नहीं, पॉलिटिकल आर्टिकल लगा मुझे एक तरह से। कुछ जो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो ये कहते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं जो इंडियन पॉवर्टी पे काम कर रहे हैं उनके हिसाब से दो तरह की पॉवर्टी इंडिया में, एक इकोनॉमिक है और एक इंस्टीट्यूशनल है। और जो कास्ट है इट प्लेज अ पिवटल रोल इन द परपेचुएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल पॉवर्टी बिकॉज हिस्टोरिकली इट डिटरमाइंस ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो डिटरमाइन करता है ऑक्यूपेशन और स्किल्स को ये जो कास्ट है वो, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशनल पॉवर्टी पे उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बाय नॉट रिकॉग्नाइज द कास्ट हैज ब्रेड पॉवर्टी द गवर्नमेंट इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू अ डीपली पेनफुल रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आप उस पर ब्लाइंड आई नहीं टर्न कर सकते हैं। तो ऑथर ने ये बोला कि ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये बीजेपी के टाइम में ऐसा हो रहा है या ये मिस्टर मोदी का जो रिमार्क्स था कि भाई इंडिया में सिर्फ एक ही पॉवर्टी है, दैट इज मतलब इंडिया में सिर्फ एक ही कास्ट है, दैट इज पॉवर्टी। तो इवन जो ट्रिकल डाउन अप्रोच थी नेहरूवियन मॉडल की उसमें भी इकोनॉमिस्ट जो सुखमय चक्रवर्ती हैं इट ही यूज्ड टू डिस्क्राइब इट एज द नेहरू महलनोबिस मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज अदर। उसने भी इसको ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो जो नॉन रिकॉग्निशन है ऑर्गेनिक रिलेशनशिप का किसका, कास्ट और पॉवर्टी का, इट हैज बीन अ लॉन्ग नेग्लेक्टेड फैक्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी थिंकिंग। एक लॉन्ग नेग्लेक्टेड फैक्ट ये है, ऑथर ने इसको ऐसे बताया है, ठीक है ना। फिर फर्दर ऑथर ने क्या कहा है और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज ये है जो प्रोस्पेक्ट है फॉर द रिवाइवल ऑफ सेकुलर पॉलिटिक्स ओइंग टू ए कास्ट सेंसस इज रादर लिमिटेड। ये भी लिमिटेड लेवल पे है। तो इट इज अ गैम्बल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। अगर आप इसको कहते हैं रिसरेक्शन हो रहा है सेकुलरिज्म इंडिया में तो ये उसके लिहाज से भी एक गैम्बल ये है। इट माइट कंटेन द pace of Hindutva politics, but is not the ultimate outcome that may lead to the establishment of a Hindu majority and political culture or a similar variant of state। तो ऐसा नहीं होगा, ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है। तो यही दो तीन चीजें यहाँ पे बोली थी। जो कास्ट सेंसस है इट कुड ट्रिगर अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग दैट कुड अपसेट हिंदूज एप्पल कार्ट ऑफ हिंदू मेजोरिटी एंड यूनिटी। ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है ऑथर को, ठीक है ना। ग्राउंड जीरो में आज था वो है स्पार्क्स ऑफ डेंजर। तो जो ये जो लाइसेंस फायर क्रैकर यूनिट थी इन द विलेज ऑफ वी गुरु अरियल्लू डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न तमिलनाडु में, वहां पे जो एक्सप्लोजन हुआ था 9 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग ये खबर है यहाँ पे। तो जो एक्सीडेंट हुआ था वो बेसिकली एक्सप्लोजिव्स की वजह से जो कि मिसहैंडल्ड बाय इनएक्सपीरियंट और अनट्रेंड यूथ के द्वारा हैंडल करे जा रहे थे, उस वजह से ये जो है एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु और पर्टिकुलरली शिवकाशी जो है ये एरिड रीजन है विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में। इट हैज बीन नोन एज द फायरवर्क्स कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है फायरवर्क्स कैपिटल ऑफ कंट्री शिवकाशी को जाना जाता है। और जो शिवकाशी इंडस्ट्री एट ग्रू टू अकाउंट फॉर 90% ऑफ द फायरवर्क्स प्रोडक्शन जो इंडिया का होता है वो इसी में होता है। फिर जो एटलीस्ट 8 लाख जो पीपल हैं वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फायरवर्क्स में और अलाइड इंडस्ट्री जो उससे रिलेटेड है इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट। तो ये मेंस के लिए आप याद रख सकते हैं डाटा। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा डिस्पर्स हो गई है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल यूनिट्स हैं चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो वो तमिलनाडु के अक्रॉस जो है वो फैलती हुई नजर आ रही हैं। और उनमें से बहुत सारी तो जो है वो सेटअप करी गई है जो लोग हैं वो ट्रेंड हुए हैं शिवकाशी में, ठीक है ना। तो वो दूसरी दूसरी और जगह जाके जाए तो डिस्पर्सन ज्यादा हो रहा है। तो ये जो स्प्रेड है बेसिकली किस वजह से होता है, हाउ हाई प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका वो रीजन है। इस वजह से मेनली जो है ये स्प्रेड देखने को मिल रहा है। और जो इनमें से बहुत सारी यूनिट है जो रडार में, रडार मतलब ऑब्जर्वेशन में, सर्विलांस में है, तो दे फंक्शन विद लिटिल सुपरविजन, मॉनिटरिंग और ऑफिशियल इंस्पेक्शन। तो तीनों ही चीज इसमें लेकिन यहाँ सुपरविजन ज्यादा अच्छे से, मॉनिटरिंग उनकी अच्छी से, ऑफिशियल इंस्पेक्शन भी कमी है। जिसकी वजह से क्या होता है ये एक्सीडेंट जो हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा रिसेंट टाइम्स में बढ़ते हुए दिखाई देने को मिलते हैं, ठीक है ना। फिर जितनी भी ट्रेजेडीज हैं दीज हैव टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन स्मॉल एंड ऑफन अनरेगुलेटेड यूनिट। ज्यादातर स्पॉटलाइट हमेशा शिफ्ट होती है कि जो छोटी छोटी और जो अनरेगुलेटेड यूनिट्स है उन पे स्पॉटलाइट आ जाती है बार बार कि उन पे क्यों नहीं देखा जा रहा है। फिर जो रीजन दूसरा बताया उसने वो है कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी इस बिजनेस में है डिकेड से चल रहे हैं वो पॉइंट आउट यही करते हैं कि जो ये मेनली एक्सीडेंट्स होते हैं वो कुछ कारणों से होते हैं, जिनमें से आपके कुछ कारण जो उसने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। पहला ये है कि जो यूनिट स्टॉक केमिकल्स हैं वो परमिटेड लिमिट से कई बार ज्यादा यूनिट जो है वो स्टॉक कर लेते हैं। दूसरा, कई बार जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं वर्कर्स को वो बिना किसी ट्रेनिंग के दी जाती है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। और फेस्टिव सीजन्स में अगर आप देखें तो जो लाइसेंस यूनिट्स हैं वो भी सब लीज कर देते हैं वर्क किसको, स्मॉलर यूनिट्स को, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो सब लाइसेंसिंग जो सब लीजिंग है बल्कि जो अनलाइसेंस्ड
यूनिट्स हैं उनको दे देना, स्मॉल यूनिट्स को दे देना, वो भी एक रीज़न है कहीं न कहीं। फॉर इंस्टेंस द मिक्सिंग एंड प्रोफाइलिंग ऑफ फिलिंग ऑफ केमिकल्स, इसको अगर देखें तो ये केवल एक स्किल्ड पर्सन जो है वो इसको कर सकता है केमिकल रूम में, वो भी। लेकिन 80% जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसी प्रोसेस में होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जो मेन रीज़न ये काम है ये किसी स्किल्ड पर्सन से ही कराना चाहिए, और वो भी एक केमिकल रूम में ही कराना चाहिए। जब अगर आप उसको ऐसे नहीं कराएँगे तो मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? शॉर्टेज ऑफ मैन पावर तो है ही, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैन पावर की कमी है इसमें, ठीक है ना? फिर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर बेसिकली किसमें बताइए, इसमें इंस्पेक्शन यूनिट्स के लिए, जो कंट्रोलिंग ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, जो इंस्पेक्टिंग या सर्विलांस यूनिट्स हैं उनके लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्री के लिए याद रखना है, जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको पीसो बोलते हैं, ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है और रेगुलेट भी करता है अथॉरिटी फॉर लार्ज फायरवर्क्स यूनिट्स इन अ शॉर्ट स्टार्ट। ये लार्ज फायरवर्क्स यूनिट जो है उनको कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट और लाइसेंसिंग कौन करता है? पीसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है। जो टास्क है मॉनिटरिंग इज मेड मोर चैलेंजिंग बाय द फैक्ट दैट मैनी यूनिट्स हैव इन्फॉर्मर्स। और दूसरा एक एक कारण ये भी है अगला कि जो जो यूनिट्स हैं इनमें जो इन्फॉर्मर्स हैं तो वो और ज़्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं कि मॉनिटरिंग हो पाती है। क्योंकि अगर आप अभी इसमें ये भी बताया कि वहाँ पे केवल 5 ही स्टाफ थे, तो वो 5 स्टाफ जो है पीसो के, वो कैसे सारी यूनिट्स को जो है वो इंस्पेक्ट कर लेंगे, कैसे मॉनिटर कर लेंगे। और साथ में आपके पास इन्फॉर्मर्स भी हैं यूनिट्स में, तो जैसे ही अगर वो मान लो इंस्पेक्शन पे जाते भी हैं, तो वहाँ पे उसको सारी चीज़ों को बंद करके वो चले जाते हैं, ठीक है ना? एक्सीडेंट के बाद जो है लाइसेंस जो है 51 आउटलेट्स का जो है अप्रोक्सीमेटली 100 फंक्शनिंग इन कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैंसल कर दिए गए थे, बहुत सारे वायलेशंस के चलते हुए, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ व्हिच पर्टेन टू फायर क्रैकर्स बीइंग स्टॉक्ड अबव द परमिटेड, उनमें से ज़्यादा जो परमिटेड लिमिट से ऊपर जो स्टॉक कर रखा था उन्होंने फायर क्रैकर्स उसके लिए था। एंड ऑफ आउटलेट्स ऑब्टेन्ड विद एक्सपायर्ड लाइसेंस, या फिर जो एक्सपायर्ड लाइसेंस के बाद भी ऑपरेट करती, वो मेनली 2 रीजन्स की वजह से 51 आउटलेट्स को जो है वो बंद किया गया था, ठीक है ना? ऑफिशियल्स ये भी बताते हैं कि जो ओपेसिटी है पीसो में, या जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ऑफ विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी ये हो रहा है। जो पीसो है वो एक्सट्रीमली अंडरस्टाफ्ड है, हमने बता ही दिया कि इंस्पेक्शन करने के लिए वो अंडरस्टाफ्ड है, और उनके कोई लिंक्स भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। तो इसके लिए जो सजेशन दिया है, या जो अरियालूर के कलेक्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि जॉइंट टीम जो है कंप्राइज़ की गई है ऑफिशियल्स की फ्रॉम पुलिस, रेवेन्यू और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि कंस्टिट्यूट की गई हैं इन द वेक ऑफ द ब्लास्ट टू कैरी आउट द डिटेल्ड इंस्पेक्शन एट द सेल्स यूनिट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके लिए किया गया है। तो ये काम पहले क्यों नहीं किया गया था? जब एक्सीडेंट हो गया तब आप जाग रहे हैं, उधर ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना? फिर जो ओनर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के, उनको भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, अडहियर कीजिए, और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको भी अडहियर करके रखिए। तो ये आज का डिस्कशन था जो ग्राउंड ज़ीरो में आया था। आगे देखते हैं। यस, एक न्यूज़ ये हो रहा है, गगनयान मिशन जो है, इसरो जो सेट है फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट करने वाला है आज। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अक्टूबर 21 को जो है गगनयान का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट करने वाला है। टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन, जिसको टीवीडी-1 के नाम से बोला गया है, व्हिच विल डेमोंस्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम। ये मेन इसका जो काम क्या रहेगा वो ये रहेगा कि परफॉर्मेंस दिखाएगा, ये डेमोंस्ट्रेट करेगा क्रू एस्केप सिस्टम की परफॉर्मेंस को, ठीक है सर? और इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, वो है कि फ्लाइट डेमोंस्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट व्हीकल सबसिस्टम्स, इवैल्यूएशन ऑफ सीईएस इंक्लूडिंग various separation systems and screw module characteristics and deceleration systems, demonstration at higher altitude and recovery। ये सारे जो हैं इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं इस मिशन के। और प्रायर टू द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट, जो मेनली क्रूड फ्लाइट होने वाली है, उससे पहले जो 3 टेस्ट व्हीकल भेजे जाएंगे, टेस्ट फ्लाइट की जाएंगी, जिनको जो है टीवी-1, टीवी-2 और टीवी-3, तो उनमें से पहला जो टीवी-1 है वो आज कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो दिस इज इट फॉर टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आउटरीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होगा। तो थैंक यू।